Hey guys, welcome to the 8th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो याद करो जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स। आपको याद होगा ये चीज, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल, यानी कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज ऑफ सेम टाइप। तो हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स है वो होमोजेनस है। ठीक है, और मैंने आपको एक और बात कही थी, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, याद करो, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मैं कह सकता हूं, देखिए, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल और सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, क्योंकि जो सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू है दे हैव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस व्हाट, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो या फिर सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू बोल लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल or cell of sporogenous tissue divides to form 4 haploid microspores और pollen grains by meiotic division। और meiotic division को हम reductional division या reduction division भी कहते हैं। मतलब समझिए, देखिए, इनिशियली ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स है ना, ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, वाया साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, उनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होती है। लेकिन बाद में जाके ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल है या फिर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनमें क्या होता है, कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इनके वॉल पे क्या होता है, कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण से ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है डिवाइड कर जाती है। और जब डिवाइड करती है तो क्या फॉर्म करती है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स बाय मियोटिक डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। देखो, ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ। ठीक है, और हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड मिला, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर मिले। देखो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस हुआ, इससे हमें 4 माइक्रोस्पोर मिले, और 4 के लिए हम टर्म यूज करते हैं टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड मिला जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। याद रखिएगा, अभी माइक्रोस्पोर बना है, मेल गैमेट नहीं बना है। इस माइक्रोस्पोर से आगे जाके मेल गैमेट बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, अभी तो याद रखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। ठीक, तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं, इनकी प्लॉइडी की बात करूं तो ये डिप्लॉयड होंगे। और आपको पता है डिप्लॉयड सेल में मियोसिस हुआ है, तो जो सेल बनने वाला है, जो सेल प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। ठीक, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं ये हैप्लॉयड होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड सेल आपको पता है, यानी कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन के सेल है। अगर एक सेल डिप्लॉयड है यानी कि वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन का सेल है, और अगर एक सेल हैप्लॉयड है तो ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन का सेल है। स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक जनरेशन, मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा, प्लांट किंगडम जब मैं आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो देखिए, मेल में हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव होर एंड्रोशियम के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हम एंथर के बारे में पढ़े, एंथर में ही आपको ये माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने को मिलेगा। और एंथर क्या है,
मेल में आता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है एंथर, राइट। एंड्रोशियम का यूनिट स्टेमेन, स्टेमेन 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। तो मेल में ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इट इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। कनेक्ट कर पा रहे हैं ना आप चीजों को? देखो, पुरानी लेक्चर्स ध्यान में रखना, अगर पुराने लेक्चर्स आप अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो आगे के लेक्चर समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं, ये लास्ट सेल होते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन के। ऑब्वियसली डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन के सेल होंगे, मगर आप याद रखिएगा स्पेसिफिकली एक और चीज अच्छे से कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये लास्ट सेल है ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। में बार बार बोल रहा हूं, इसका एक कारण है, ताकि आपको चीजें जो है यही याद हो जाए। आगे बस आप थोड़ा रिवाइज करो और सब चीज आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए मैं बार बार खुद को रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीजें यही याद हो जाए, ठीक। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, ये फर्स्ट सेल है गैमेटोफाइटिक जनरेशन का। सबसे पहला सेल अगर आपसे पूछे कोई मेल में गैमेटोफाइटिक जनरेशन का कौन सा है, तो आप कहोगे माइक्रोस्पोर। जो 4 माइक्रोस्पोर बने ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन मेल। और कोई आपसे पूछ ले इन मेल लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन, तो आप कहोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्लाइड में जितनी भी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, ये कई सारे शेप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि याद रखिएगा डाइकॉट्स में ये जो 4 माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये टेट्राहेड्रल शेप बना लेंगे, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। एक ये रहा पहला माइक्रोस्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर, तीसरा माइक्रोस्पोर और चौथा माइक्रोस्पोर जो होगा वो पीछे के तरफ होगा, ठीक। तो डाइकॉट में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उन्होंने कैसा शेप बना लिया, टेट्राहेड्रल। वही मोनोकॉट में साइड बाय साइड होते हैं ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो हम कहते हैं आइसोबाइलैटरल शेप, ठीक है। तीसरा देखिए डीकसेट। डीकसेट शेप जो होता है ये कैसा होता है, क्रॉस शेपेड होता है, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा अगेन पीछे के तरफ होता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान में नहीं रखना किस में होता है, ठीक। बस इतना याद रखना टेट्राहेड्रल डाइकॉट में होता है और आइसोबाइलैटरल शेप माइक्रोस्पोर टेट्राड का मोनोकॉट में होता है। टी शेपेड माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये देखो पहला और दूसरा इस तरीके से है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो इस तरीके से शेप बन गया टी शेपेड, ठीक, टी शेपेड। फिर आया लीनियर। लीनियर पैटर्न में अरेंज्ड है चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड शेप आपको देखने को मिलेंगे। डाइकॉट और मोनोकॉट में स्पेसिफिकली याद रखिएगा, डाइकॉट में टेट्राहेड्रल, मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपको ध्यान रखने, जैसे कि एक है ट्रांसलेटर अपैरेटस ऑफ कैलोट्रोपिस। ये ट्रांसलेटर अपैरेटस जो स्ट्रक्चर है ये आपको कैलोट्रोपिस प्लांट के फ्लावर में देखने को मिलेगा। होता क्या है देखिए, ये हमारा कैलोट्रोपिस प्लांट का फ्लावर है, ये तो आपने देखा होगा, ठीक है। इसका हार भी बनता है, फूलों का हार जो हम भगवान पे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैलोट्रोपिस के जो फ्लावर है इनमें आपको ट्रांसलेटर अपैरेटस देखने को मिलेगा। होता क्या है देखिए, ये हमारा एंथर है, ठीक है। यहाँ पे एंथर का लाइन ऑफ डेहिसेंस हुआ है, ठीक है। टीएस है, एंथर का टीएस, यहाँ पे आपको 4 पॉलन सैक दिख जाएंगे। इस पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ ईच पॉलन सैक फ्यूज टुगेदर, पॉलन ग्रेन्स ऑफ ईच पॉलन सैक आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे। जो पॉलन ग्रेन्स है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं पॉलिनियम। बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनियम। पॉलिनियम बेसिकली क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन आपस में फ्यूज्ड हो गए। अब ये पॉलिनियम एक याद रखिएगा सिंगुलर टर्म है। पॉलिनियम का एक पॉलिनिया इट इज प्लूरल।
अरे आप खुद देखो ना, ये एक पॉलिनियम, ये एक पॉलिनियम, दो पॉलिनियम यानी कि पॉलिनिया। पॉलिनिया जो है वो प्लूरल टर्म है, पॉलिनियम सिंगुलर है। ठीक, अब देखो ये जो पॉलिनियम होता है ये ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉर्पस्क्यूलम से अटैच होता है वाया दिस रोप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्डिकल। ठीक है, कॉर्डिकल। ये जो हमारा पॉलिनियम है, ठीक है, ये किससे अटैच्ड है? ये दोनों के दोनों जो पॉलिनियम यानी कि जो पॉलिनिया है कॉर्पस्क्यूलम से अटैच्ड है वाया दिस कॉर्डिकल रोप लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी की तरह होता है कॉर्डिकल देखने में। इसी को, इस पूरे को हम कहते हैं ट्रांसलेटर अपैरेटस। ये आपको किस में देखने को मिलेगा? कैलोट्रोपिस में। ठीक है, कैलोट्रोपिस में। कॉर्पस्क्यूलम जो होता है ये स्टिकी होता है, तो जब कोई इंसेक्ट आकर इस कैलोट्रोपिस के फ्लावर पे बैठा तो ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट के ऊपर ये कॉर्पस्क्यूलम जाके चिपक जाता है, यानी कि इस इंसेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा ये ट्रांसलेटर अपैरेटस जाके चिपक गया। ठीक, अब ये इंसेक्ट उड़कर दूसरे कैलोट्रोपिस प्लांट के फ्लावर के पास जाएगा और उस पर बैठेगा। तो यानी कि इंसेक्ट ने क्या किया, एक प्लांट के फ्लावर से तो इस ट्रांसलेटर अपैरेटस को लिया, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है जो आपस में फ्यूज्ड है, तो हम कह रहे हैं पॉलिनियम। यानी कि एक फ्लावर से पॉलन लेकर क्या किया, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया। ठीक है, ये जो ट्रांसलेटर अपैरेटस है कहाँ पे प्रेजेंट है? अभी आपको मैंने टीएस ऑफ एंथर दिखाया था, तो एंथर से, यहाँ पे लिख देता हूं, एंथर से पॉलन को लिया, ठीक है, और इस इंसेक्ट ने कैलोट्रोपिस प्लांट के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ले जाके छोड़ दिया। यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, इंसेक्ट पॉलिनेशन हुआ, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, तो ट्रांसलेटर अपैरेटस एड्स इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में मदद करता है, हेल्प्स इन पॉलिनेशन। मैं आशा करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं, ये चीज ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, तो ट्रांसलेटर अपैरेटस ऑफ कैलोट्रोपिस, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसलेटर अपैरेटस है कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, पॉलिनेशन में मदद करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है कि पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप। देखिए कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, वहां के लोग पता है क्या मानते हैं? वो मानते हैं ऐसा कि जो पॉलन ग्रेन होता है दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिशन। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिटिव होते हैं, पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिटिव होते हैं। हालांकि पॉलन ग्रेन्स बहुत जनों को एलर्जी भी कॉज कराते हैं, इसीलिए हम इसे एरो एलर्जेंस कहते हैं। एरो मतलब एयर, एलर्जेंस मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज कर रहा है। तो हवा में ये पॉलन ग्रेन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, और अगर किसी ने इन्हें इनहेल कर लिया तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करेंगे। तो एरो एलर्जेंस भी होते हैं ये हम आगे जानने वाले हैं एरो एलर्जेंस। ठीक है, क्या है डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक, पर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में लोग ये मानते हैं कि जो पॉलन होता है ये बड़ा ही रिच होता है न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिटिव होता है। तो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स का एक पॉलन टैबलेट्स बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन्स का पॉलन टैबलेट बना लिया, सिरप बना लिया, और फिर उसको कंज्यूम भी करते हैं, टैबलेट को खाते भी है। बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो एज फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं पॉलन टैबलेट्स को एंड सिरप को इन वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत सारे एथलीट्स, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो स्पोर्ट्स के दौरान। इनफैक्ट जो हॉर्सेस होते हैं, जो रेस में दौड़ते हैं, रेस के घोड़े, उन्हें भी ये पॉलन टैबलेट्स दिया जाता है ताकि रेस में वो अच्छे से भागे। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और बात यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट पॉलन होता है, पॉलन, लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन वो होता है मिराबिलिस प्लांट के फ्लावर में। जो मिराबिलिस प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें आपको लार्जेस्ट पॉलन देखने को मिलेगा। जो मायोसोटिस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट पॉलन देखने को मिलते हैं। तो लार्जेस्ट पॉलन मिराबिलिस में, स्मॉलेस्ट पॉलन मायोसोटिस में। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखने वाले हैं एरो एलर्जेंस के बारे में। देखो कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज, कई सारे स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। ठीक है,
पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज जैसे कि चीनोपोडियम, पार्थेनियम, जिन्हें कॉमन भाषा में कैरेट ग्रास कहा जाता है, सोरगम एंड एमेरैंथस, ये सब प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइल एफ्लिक्शंस लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। बहुत सारे स्पीशीज जैसे कि चीनोपोडियम, पार्थेनियम, सोरगम एंड एमेरैंथस, इनके पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, ब्रोंकाइल एफ्लिक्शंस लाते हैं जिसके कारण से क्रोनिक डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस। हे फीवर इज कॉज्ड बाय पॉलेंस ऑफ एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया फ्लावर का जो पॉलन होता है ये एक हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है जिसके कारण से हे फीवर होता है, ठीक है, हे फीवर होता है ह्यूमन में, कॉज्ड बाय पॉलेंस ऑफ एम्ब्रोसिया, ठीक है। पार्थेनियम, पार्थेनियम एक प्लांट है दैट केम into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous, ubiquitous मतलब कॉमन, हर जगह पाए जाने वाला, कॉमन इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी। देखो ये वाला प्लांट आप शायद देखे होंगे, जो लोग गांव में रहते हैं खेत वेत में, ऐसा लगता है छोटे 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 फूल गोभी हो, राइट, यहाँ देखो ऐसा लग रहा है ना, छोटे 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 फूल गोभी, व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे छोटे 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 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं फ्लावर, ठीक है। तो ये जो पार्थेनियम होता है, ठीक है, पार्थेनियम ये जो प्लांट है, ये प्लांट एक्चुअली में एग्जॉटिक प्लांट है, एक एग्जॉटिक वीड है जो कि कहाँ से आया था, विदेश से आया था, यूएसए से आया था, अमेरिका से आया था। अमेरिका से एक्चुअली हम वीट का इंपोर्ट करा रहे थे, वीट आने वाला था, ठीक है, लेकिन उस वीट में कंटैमिनेशन हो गया, वीट गेहूं जो है उसमें गेहूं के बीज के साथ साथ पार्थेनियम के भी सीड आ गए, और जब उन गेहूं के सीड को बोया गया तो पार्थेनियम के सीड भी वहां साथ साथ खेत में लग गए, ठीक है, जिसके कारण से ये जो पार्थेनियम वीड है क्या हो गया, पूरा फैल गया देश भर में, इंडिया में, और इससे अभी मतलब छुटकारा पाना मुश्किल है। तो ये जो पार्थेनियम है इट केम टू इंडिया एज कंटेमिनेंट विथ इम्पोर्टेड वीट, एंड ये बहुत ही कॉमन अकरेंस है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और ये क्या करता है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है, तो बड़ी दुख की बात है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इन साइपेरेसी फैमिली, साइपेरेसी फैमिली में ओनली वन फंक्शनल पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ pollen mother cell, pollen mother cell is also known as microspore mother cell। देखिए होता क्या है, साइपेरेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया साइपेरस, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर जो पॉलन मदर सेल है, इनमें मियोसिस होगा और 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड आपको देखने को मिलेगा। इन 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड में से 3 माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बचा सिर्फ एक माइक्रोस्पोर, ये आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा। यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन मिला, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से तो आपको यूजुअली 4 पॉलन ग्रेन मिलता है, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बना रहा है, लेकिन 3 तो डीजेनरेट हो गए, 3 माइक्रोस्पोर डीजेनरेट हो गए, बचा सिर्फ एक, तो एक फंक्शनल पॉलन ग्रेन आपको मिलेगा, ठीक है। वही तो लिखा है, इन साइपेरेसी फैमिली ओनली वन फंक्शनल पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चलूं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे कई जगह माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन लिखा है, मानो जैसे एनसीईआरटी ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन एक ही है, माइक्रोस्पोर इज ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखिए माइक्रोस्पोर
आगे जाके डेवलप होता है और जर्मिनेट होकर पॉलन ग्रेन बनाता है। माइक्रोस्पोर को या पॉलन ग्रेन नहीं कह सकते हो। ये जो माइक्रोस्पोर बना है ना, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने, ये माइक्रोस्पोर को आप उसी समय पॉलन ग्रेन नहीं कह दोगे। ये माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप होंगे, ये माइक्रोस्पोर आगे जाके जर्मिनेट होंगे और बनाएंगे पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे 4 माइक्रोस्पोर बना, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, 3 डीजेनरेट हो गए, बचा एक माइक्रोस्पोर। ये एक माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होगा और एक ही पॉलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इन साइप्रेसी फैमिली ओनली वन फंक्शनल पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, एग्जाम्पल साइपेरस। अब देखिए वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। वायबिलिटी मतलब एक बार पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से रिलीज हो गए तो कितने समय तक ये सरवाइव कर सकते हैं, इनके अंदर जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी होती है। पॉलन ग्रेन के अंदर कितने समय तक जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी होती है, कितने समय तक ये सरवाइव कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होता है ये हाईली वेरिएबल होता है। कई सारे फैमिलीज में एंजियोस्पर्म के कई सारे फैमिली जैसे कि रोजेसेई, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी, ये जो फैमिली है इनमें इन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी तो महीनों तक होती है, 6-6, 7-7 महीनों तक पॉलन ग्रेन्स के अंदर सर्वाइवल की एबिलिटी होती है, जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है एक बार जब ये एंथर से रिलीज हो गए तो, यानी कि लॉन्ग वायबिलिटी है। ठीक है, वायबिलिटी फॉर मंथ्स, महीनों तक वायबल रहेंगे, महीनों तक इनके अंदर सरवाइव करने की कैपेबिलिटी है, जर्मिनेशन करने की कैपेबिलिटी है एक बार जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज हो गया था। ठीक है, तो लॉन्ग वायबिलिटी है। कई प्लांट में, एंजियोस्पर्म के कई प्लांट में आपको शॉर्ट पीरियड वायबिलिटी वाले पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, जो एक बार जब एंथर से रिलीज हुए ये पॉलन ग्रेन तो इनमें 30 मिनट तक की ही सर्वाइवल की कैपेसिटी होती है या जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है, तो शॉर्ट पीरियड वायबिलिटी है, जैसे कि वीट में एंड राइस में। ठीक, नेक्स्ट याद रखिए एक नोट है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखो वायबिलिटी फॉर मंथ्स, लॉन्ग वायबिलिटी वाले पॉलन ऐसा नहीं है कि एकदम फिर लंबे समय तक ही वायबल रहेंगे, कुछ फैक्टर्स है जो कि वायबिलिटी ऑफ पॉलन को अफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर ये ऊपर नीचे हो गए तो जो पॉलन ग्रेन जिसकी वायबिलिटी लॉन्ग थी, ठीक है, हो सकता है कम हो जाए वो वायबिलिटी। ठीक है, तो वायबिलिटी ऑफ पॉलन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक्स क्या होता है देखिए, pollen grains of a large number of species can be stored for years in liquid nitrogen। भाई लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या है, -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही चिलिंग ठंडा सा एकदम कूल टेम्परेचर है, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का होता है और इसी लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, कई सारे प्लांट के स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसकी टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। आपने सुना होगा बहुत सारे एनिमल्स के सीमेन को भी स्टोर करके रखा जाता है, सीमेन बैंक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सीमेन को भी स्टोर करके रखा जाता है इस लिक्विड नाइट्रोजन में। उसी तरीके से प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, उन्हें भी हम स्टोर करके रखते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक्स। भाई जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो, आपका वो मनी बैंक है, वैसे आपने एक बैंक में पॉलन रख दिया तो आपका पॉलन बैंक बन गया। और पॉलन के लिए बैंक क्या है, पॉलन के लिए बैंक है लिक्विड नाइट्रोजन। पॉलन को आपको किस में रखना होगा, लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, जैसे मनी के लिए बैंक में तिजोरी होती है, वैसे पॉलन के लिए जो बैंक है वो है लिक्विड नाइट्रोजन। पॉलन ग्रेन्स को आपको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखना है और ये यूज हो सकते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। बाद में आप इन्हीं पॉलन को लिक्विड नाइट्रोजन से निकाल कर
क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखा, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा लंबा हो गया। तो यहीं पे ये जो लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।